सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। जो अब हमारा टॉपिक है एंटीबॉडी में, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा फोर्थ एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन है वो इम्यूनोग्लोबुलिन डी। इसके बारे में हम समझेंगे ये क्या होता है। IgD रिजेंबल्स IgG स्ट्रक्चरली, यानी कि जो IgD होता है वो स्ट्रक्चरली थोड़ा सा किसके जैसा दिखता है, IgG के जैसे दिखता है। IgD इज प्रेजेंट इन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 ग्राम पर 100 ml इन सीरम, यानी कि सीरम के हर 100 ml में कम से कम 3 mg क्या होता है, IgD एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है। इट इज़ मोस्टली इंट्रावस्कुलर इन डिस्ट्रीब्यूशन, और इंट्रावस्कुलर यानी वेसल्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है। मॉलिकुलर वेट कितना होता है इसका, 1,80,000 7s मोनोमर होता है इसका। हाल्फ लाइफ इज अबाउट 3 days, 3 दिन का इसका लाइफ स्पेन होता है, जिंदगी होती है इसकी। लाइक IgM, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द surface of unstimulated B lymphocytes in blood and acts as recognition receptor for antigens, यानी कि IgM के जैसे ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अनस्टिमुलेटेड बी लिम्फोसाइट्स। अनस्टिमुलेटेड यानी वो लिम्फोसाइट जो कि स्टिमुलेटेड नहीं है। स्टिमुलेटेड नहीं है का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि कोई अभी ऐसा इन्फेक्शन नहीं है और उस इन्फेक्शन के कारण अभी एंटीबॉडीज इवोक्ड नहीं है। ठीक है, उत्तेजित नहीं है, स्टिमुलेटेड नहीं है। तो अनस्टिमुलेटेड एंटीबॉडीज लिम्फोसाइट्स पे ये प्रेजेंट रहता है IgM की तरह। एंड एक्ट्स एज रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर फॉर एंटीजेंस, और किसके जैसे, रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर्स के जैसे एक्ट करता है एंटीजन के खिलाफ, यानी कि लिम्फोसाइट पर बैठा रहता है और जैसे ही कोई एंटीजन आया तो रिकॉग्नाइजेशन यानी कि पहचानना, उसको एंटीजन को पहचानने के लिए उसके रिसेप्टर्स उस ऊपर बैठे रहते हैं कि जैसे कोई एंटीजन आएगा तो फट से उसको पहचान जाएगा और क्या होंगी, लिम्फोसाइट्स इवोक होगी और फिर से लड़ना चालू कर देंगे। इस तरीके की एक्शन करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाउंड IgD विद द करस्पॉन्डिंग एंटीजन लीड्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलेशन ऑफ दिस बी लिम्फोसाइट्स, आइदर एक्टिवेशन एंड क्लोनिंग टू फॉर्म एंटीबॉडी और सप्रेशन। क्या बोला गया है, कॉम्बिनेशन या कंबाइनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाउंड IgD विद द करस्पॉन्डिंग एंटीजन, यानी कि IgD का और करस्पॉन्डिंग एंटीजन का दोनों का बाइंड होना उस एक दूसरे के रिसेप्टर से लीड्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। इससे क्या होता है, जैसे ही कोई एंटीजन आता है और आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन से जुड़ता है उसके रिसेप्टर से, तो क्या होता है, इवेंचुअली क्या होती है, जो एंटीबॉडीज रहती हैं वो क्या होते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, जैसे कि बी लिम्फोसाइट्स आइदर एक्टिवेशन, या तो एक्टिवेट होते हैं, एंड क्लोनिंग टू फॉर्म, और क्लोनिंग करते हैं, यानी कि अपने जैसे और पेयर्स बनाने लग जाते हैं, उन्हीं के जैसे और एंटीबॉडीज बनाने लग जाते हैं। एंड क्लोनिंग टू फॉर्म एंटीबॉडीज, और सप्रेशन है ना, क्लोनिंग करते हैं और सप्रेशन करते हैं, इस तरीके का एंटीबॉडी को डेवलप करते हैं। 2 सब क्लासेस IgD1 एंड IgD2 और IgD आर नोन। इसकी 2 सब क्लासेस है, IgD1 और IgD2, जिसको जो IgD की क्लास है उसको हम पहचानते हैं, है ना। 5वां पॉइंट है इम्यूनोग्लोबुलिन E, यानी IgE। IG इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन द लाइनिंग्स ऑफ रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये काय में रहता है, रेस्पिरेटरी या इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ये प्रेजेंट रहता है। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट रहता है, IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन E। सीरम कंटेन्स ओनली ट्रेसेस अ फ्यू नैनोग्राम्स पर ml। सीरम्स क्या होते हैं, ट्रेसेस होते हैं, कितने होते हैं, बहुत कम, फ्यू यानी बहुत कम नैनोग्राम की उसकी यूनिट में रहते हैं हर ml में। इट इज़ मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्स्ट्रा वस्कुलरली, और किसके जैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्स्ट्रा वस्कुलरली, यानी कि वस्कुलर से यानी वेन से बाहर इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इट इज़ ऑल्सो रिफर टू एज रीजन्स, और उसको कैसे बोलते हैं, रीजन्स भी इसको बोला जाता है। मॉलिकुलर वेट क्या होता है इसका, 1,90,000 8s मॉलिक्यूल रहता है। हाल्फ लाइफ रहती है इसकी 2 to 3 days की। इट इज रिजेंबल IgG इन स्ट्रक्चर, और IgG के जैसे स्ट्रक्चर में ये भी नजर आता है। इट इज हीट लायबल, ठीक है, हीट लायबल यानी कि लेबाइल, सॉरी इट इज हीट लेबाइल, लेबाइल यानी अस्थिर, यानी कि अगर गर्म करेंगे तो ये अस्थिर रहेगा। ठीक है, ये हीट स्टेबल नहीं है, ये हीट लेबाइल है, यानी कि अगर इसको हीट मिली या ज़्यादा ठंडी या ज़्यादा गर्मी इसको मिली तो ये मर जाएगा। ठीक है, ये जीवित नहीं रह पाएगी एंटीबॉडी, तो ये हीट लेबाइल होता है।
इनएक्टिवेटेड एट 56 डिग्री सेल्सियस इन 1 आवर, और अगर 56 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पहुंच जाए तो 1 घंटे में क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। वेयरएस अदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर हीट स्टेबल, और जो अदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहती हैं आईजी किसको, आईजीई को छोड़ के जो अदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहती हैं वो क्या रहती है, हीट स्टेबल रहती है, यानी कि चाहे कितनी भी ठंडी पड़ जाए या चाहे कितनी भी गर्मी पड़ जाए ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा और इसका एक्टिवेशन नहीं बिगड़ेगा, इनएक्टिव नहीं होगा। ठीक है। इट हैज़ अफिनिटी फॉर सरफेस ऑफ टिश्यू सेल्स, इसके पास एक ऐसी क्षमता होती है कि अफिनिटी फॉर सरफेस ऑफ टिश्यू सेल पे, ये टिश्यू के सेल पे जमा हुआ होता है ये, पर्टिकुलरली मास्ट सेल्स ऑफ द सेम स्पीसीज होमोसाइटोट्रॉफिज्म इसको बोला जाता है ना। होमोसाइटोट्रॉफिज्म जो सेल होते हैं वो मास्ट सेल जो के क्या होते हैं, साइड पे जुड़े हुए रहते हैं। आईजीई मीडिएट्स टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी atopic reaction. This is responsible for asthma, hay fever, eczema, प्राउस्टिन्स कॉस्टर पीके रिएक्शन। तो ये किस तरीके के रिएक्शन करता है आईजीई, इस तरीके के ये सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आईजीई रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपर सेंसिटिव यानी एलर्जिक जैसे रिएक्शन के लिए। अस्थमा क्या है, अस्थमा को बीमारी ना बोलते हो, उसको एक डिसीज़ बोला जाएगा, है ना। अधिकतर लोग उसको डिसीज़ ही बोलते हैं, इसको कोई डिसीज़ का बीमारी नहीं बोलने की जगह इसको अधिकतर लोग इसको एलर्जी बोलते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ एलर्जी की जब कुछ चीज़ का वातावरण से हम इफेक्ट हो जाते हैं, या कोई ये सब ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है, या कुछ पोलन ग्रेन आ गया है, या सांस लेने में दिक्कत होना, धुआं आ गया है, तो धुएं से क्या होते हैं अंदर एल्वेलाई इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाता है उनमें, फिर सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो अस्थमा ऐसी बीमारी नहीं है कि बनीज हुई है, बीच बीच में इसके क्या होते हैं एपिसोड्स होते हैं ना, जैसे कि बीच बीच में आपको दिन में 1 बार या 2 बार या सुबह से लेकर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, कभी कभी इसको फिर अपन इनहेलर लेते हैं, वो फिर लेने के बाद थोड़ा सा उसमें रिलैक्स फील करते हैं। तो अस्थमा ऐसा नहीं है कि जैसे 6 घंटे का बुखार तो 6 घंटे से सुबह से शाम तक बुखार ही बना हुआ है, नहीं। अस्थमा कभी कभी होता है ना, होता है, पर क्या होता है उसका समय रहता है ना, किसी चीज़ से डिस्टर्बेंस होने के लिए एटमॉस्फेरिक या किसी भी फिजिकल एनवायरनमेंट से, तब उसका एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। 9th पॉइंट, हाई लेवल ऑफ आईजीई इन सीरम इज ऑल्सो सीन इन चिल्ड्रन। हाई लेवल ऑफ आईजीई इन सीरम, आईजीई का हाई लेवल होना सीरम के अंदर इज ऑल्सो सीन इन चिल्ड्रंस में, बच्चों में ज़्यादा नज़र आता है आईजीई का ज़्यादा लेवल होना, विद अ हाई लोड ऑफ इंटेस्टिनल पैरासाइटिज्म, क्योंकि क्या होता है इनमें इंटेस्टिनल यानी कि इनकी आंतों में बच्चों की पैरासाइट्स बहुत हो जाते हैं, है ना, उसके कारण पैरासाइटिज्म के कारण क्या होता है ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं कीड़म हो गए, बच्चों के पेट में कीड़े हो गए, यार ये खाना नहीं खा रहा कीड़म हो गए, तो उस तरीके का होने के कारण क्या होता है हाई लेवल हो जाता है आईजीई का। इट कैन नॉट क्रॉस द प्लासेंटल बैरियर और फिक्स द कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये क्या नहीं कर सकता, प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती आईजीई आपका। आईजीई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनाफ्लेटिक टाइप ऑफ रिएक्शन, एनाफ्लेटिक टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट में प्ले सम अनआइडेंटिफाइड रोल इन डिफेंस अगेंस्ट इंटेस्टिनल पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, और किस तरीके का, इट में प्ले सम अनआइडेंटिफाइड रोल, यानी कि ऐसे रोल भी अदा करता है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता या हमको नहीं पता चलता है कि आईजीई के कारण हुआ है, तो इस तरीके के रोल भी ये करता है। डिफेंस मैकेनिज्म में एक्ट करता है, इंटेस्टिनल पैरासाइट से लड़ने का काम करता है, तो ये सब काम कौन कर रहा है आपका आईजीई कर रहा है। तो इस तरीके से हमने आईजीटी और आईजीई के बारे में समझा। रोल ऑफ डिफरेंट इम्यूनोग्लोबिन क्लासेस, इनका रोल देख लेते हैं हर इम्यूनोग्लोबिन्स का। आईजीजी जो होता है प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड्स को अगर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है तो कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, आईजीजी कर रहा है। आईजीए क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द बॉडी सरफेस, सरफेस पे प्रेजेंट रहकर बॉडी के ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। आईजीएम क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट्स द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में रहकर क्या कर रहा है ये प्रोटेक्ट कर रहा है। आईजीई इमीडिएट्स रेजेनिक हाइपर सेंसिटिविटी, है ना, हाइपर सेंसिटिविटी इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में अगर कोई इन्वॉल्व है तो कौन है, आईजीई है। आईजीडी क्या कर रहा है, 5वां, रिकॉग्नाइजेशन मॉलिक्यूल ऑन द सर्फेस ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, यानी बी लिम्फोसाइट्स पर बैठ के रिकॉग्नाइजेशन मॉलिक्यूल है, यानी कि किसी भी एंटीजन को पहचानने का काम, कि हाँ यानी कि स्पाई एक तरीके से जासूस के जैसे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे वो बाउंड्री पे बैठा हुआ है ना, और कोई आतंकवादी या कोई ऐसी सेना आ रही है तो उसको पहचानने का काम करता है कि यार ये वही दुश्मन तो नहीं है, तो उसको कौन पहचानने का काम कर रहा है, बॉडी में कोई चीज़ आ गई है तो आईजीडी उसको पहचानने का काम करता है बी लिम्फोसाइट्स पे पहुंच के। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है इम्यूनोग्लोबिन्स का यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा एबनॉर्मल
इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। 2 प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, एक तो नॉर्मल होते हैं और एक एबनॉर्मल होते हैं। तो उसमें एबनॉर्मल में कौन कौन सी 2-3 चीज़ें हैं, उन पॉइंट को हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरे एंटीबॉडीज़ के एंटीजेंस की वीडियो समझ में आ रहे हैं, साथ में आप नोट्स भी बनाते जा रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।